डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात बताइए कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसका, जेईई मेंस का, तो 11th में जब बच्चे जैसे ही आते हैं उन्हें 11th की प्रिपरेशन का मतलब, वो अगर मैथमेटिक्स से हैं तो इसका मतलब फ्रॉम द डे 1 he should start the preparation as he should start the preparation of JEE Mains, rather कि आप उसे NCERT को या स्कूल को अलग समझें और JEE Mains को अलग। पहली बात कि फ्रॉम द डे 1 हमें एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस पे आगे बढ़ना है। डेफिनेट बात है कि इंटीग्रेट कैसे किया जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस की उसकी जरूरत होती है, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा बात, आप सब जानते हैं कि JEE Mains होगा या साइंस के बच्चे होंगे तो उन्हें नीट मतलब मेडिकल के बच्चे हैं। हमने अपने इस 25 साल के जो अनुभव है उससे हमको ऐसा अनुभव हुआ है कि जब भी बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो उनके मन में ही बैठता है कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए मुझे वर्किंग प्लान बनाया है कि नहीं बनाया। अगर फ्रॉम डे 1 अगर स्टडी और सिलेक्शन का वर्किंग प्लान बना लें अकॉर्डिंग एज हिज और हर एबिलिटी, तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट में उनको एक्सपेक्टेड से नीचे आएगा। लेकिन उसके लिए उन्हें फर्स्ट डे वर्किंग प्लान बनाना है। जो बच्चे मान लो 12th पास करके प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो एक शॉर्ट टर्म का वर्किंग प्लान बनाए। मैंने अपने इस कैरियर में देखा है कि केवल वही बच्चे सेलेक्ट होते जो बच्चे वैसे ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और वो पहले से ही हाईली मोटिवेटेड हैं कि मुझे कुछ करना है। आखिर ये हाईली मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग नहीं है बच्चा, उसको इस रास्ते पर लाया कैसे जाए? अगर उन बच्चों को अपने लिमिटेड टाइम में वर्किंग प्लान सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज विद सब टॉपिक वाइज अगर उन्हें बना दिया जाए तो एक सर्टेन फिक्स टारगेट को अचीव कर। तो इसीलिए जेईई मेंस और नीट के दोनों के प्रिपरेशंस साइंस के बच्चे करते हैं और दोनों 100% श्योरिटी से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कुछ बात पे ध्यान दीजिए। पहला बात, हम बात आज करेंगे केवल फिजिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट चाहे वो जेईई मेंस के बच्चे हों या मेडिकल के बच्चे हों, ये बायोलॉजी होगा या मैथ्स होगा, तो हम इसमें क्या स्ट्रेटजी, आज हम बात करेंगे फिजिक्स की स्ट्रेटजी पे और हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अब एक चीज देखो, जेईई मेंस में आप सब जानते हो कि फिजिक्स में अगर आपको 25 क्वेश्चन आता है तो ऐसा माना जाता है कि आप इंटू 4 मतलब 100 मैक्सिमम है, -1 है अगर आपने गलती करी। ठीक, 1 घंटे में आप इसको जवाब देना है, आपको 1 घंटे में इसको सॉल्व करना है। हम बाद में बात करेंगे कि इंटर सब्जेक्ट रिलेशन क्या होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का और प्रिपरेशन का, बट हियर आई एम फर्स्ट वी फोकस ऑन सोलो सब्जेक्ट फिजिक्स। जब हम तीनों सब्जेक्ट का बात करेंगे तो नेचुरल बात है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप इंट्रा और इंटर मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई थी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी चैप्टर की स्ट्रेटजी क्या बनाई थी, और जब आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ एग्जाम देने बैठ गए हैं तो आपका वो स्ट्रेटजी में तीनों सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के नेचर अलग है, क्वेश्चंस के सॉल्विंग के तरीके अलग है, टाइम हर क्वेश्चन पे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लगते हैं। क्या ये बात हमें फर्स्ट डे प्रिपरेशन के समय पता होना चाहिए कि हम हर चैप्टर की वर्किंग प्लान पता हो, लेकिन बच्चे को 2 साल बाद पता चलता है कि अच्छा ये चैप्टर तो डिफिकल्ट था, इस चैप्टर में इतनी प्रैक्टिस चाहिए, इस चैप्टर में मैथमेटिक्स ज्यादा है तो ये करना चाहिए। अगर हम वर्किंग प्लान फ्रॉम फर्स्ट डे कर लें तो गारंटी है कि एक एवरेज से ऊपर बच्चा, और साइंस लेता है बच्चा तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एवरेज से ऊपर ही है, तो अगर एवरेज से ऊपर बच्चा बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपने चॉइस के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि 100 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस की बात कर रहे हैं। हम अभी इंटीग्रेटेड की बात नहीं करेंगे, तीनों सब्जेक्ट केवल फिजिक्स की बात करेंगे। आपका एक टारगेट होना चाहिए 80+ क्वेश्चन आउट ऑफ 100, मतलब आपको तो क्वेश्चन कम से कम 20 से ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या स्ट्रेटजी होगा चैप्टर वाइज इसको वर्कआउट करना। अच्छे बच्चे हैं तो इसमें 100 में 100 ला सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लाते हैं, एडवांस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाए हैं। तो इसका मतलब हमको ये पर्पस देखना है कि आखिर एवरेज से ऊपर बच्चा भी 80+ फिजिक्स में बहुत आसानी से ले आएगा, और किसी को 80+ फिजिक्स में है और अगर वो इंटीग्रेट स्ट्रेटजी पे काम करेगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज तीनों सब्जेक्ट में अगर देखें तो वो आराम से
225 से 240 के बीच में वो आ सकता है जब हम इंटीग्रेट करेंगे। और 225 240 का मतलब कि वो इनवियस रैंक है, वो ऐसा रैंक है जो आस पड़ोस को भी बिना प्रशंसा किए, बिना प्रेज किए रहा नहीं जाएगा। जबकि आपकी स्ट्रेटजी एक सब्जेक्ट से तीनों सब्जेक्ट पे आने के बाद वो आ जाएगा 225 to 240। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द वेरी नाइस स्कोर। हम बेस्ट इसलिए नहीं कह रहे हैं कि 1 to 10 में भी आने वाला बच्चा होता है तो 300 में 295 ले आएगा, 290 ले आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन बच्चों को जो बच्चे को बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। अब आप देखिए ये, अब इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी, इसकी क्या स्ट्रेटजी। पहला स्ट्रेटजी इसकी होती है, जब भी आप फिजिक्स जेईई मेंस के लिए पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि आपकी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इफिशियंसी इन सॉल्विंग आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई इक्वेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करने में कोई गलती कर देते हैं तो ये आपको अगर ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले अपने इस पार्ट को वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि इट इज नॉट द एक्सपेक्टेड पार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स बैकग्राउंड। तो इसका मतलब मैथ बैकग्राउंड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब उन्हें क्या है कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, अब हम जब ये बात करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करेंगे तो आखिर उस चैप्टर के एक सब टॉपिक निकालें, उस सब टॉपिक में ऐसी क्या लॉजिकल बात है, क्या कंसेप्ट क्लैरिटी है जिसका इस्तेमाल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम लोग ऐसा नहीं करते। आप डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन पढ़ लिए, वेक्टर की डिफिनेशन पढ़ लिए, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन से, वेक्टर के डिफिनेशन से क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है न्यूमेरिकली। अगर हर सब टॉपिक पे हम ये डिसाइड कर लें कि हमें 2 से 4 क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे लगता है कि आपको हर सब टॉपिक की कमांड इस तक रीच करने की पहुंच है। अब जब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो इसमें टाइप्स डिफरेंट होने चाहिए कि जितने टाइप के कवरेज हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो आपका होना चाहिए। मतलब टाइप का मतलब कि जब कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को मिनिमम कहां अप्लाई कर सकता है, छोटी चीज क्या पूछा जा सकता है और उससे बड़ी बातें कैसे बनाया जा सकता है अपने जेईई मेंस में। हम अगर हर सब टॉपिक पे इसका ध्यान रखें तो हमें 80+ मार्क्स आउट ऑफ 100 इजीली अचीव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जेईई मेंस में कि ये एग्जाम के टेम्परामेंट को भी समझने की जरूरत है। क्या है टेम्परामेंट इसका? हमें 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे में हमें 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं। मतलब मुझे पेशेंस की जरूरत है, मैं ज्यादा उतावला नहीं हो जाऊं जितना 1 घंटे में कोई 45 क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब है कि जब एडवांस एग्जाम हम देते हैं तो वहां माना जाता है कि और पेशेंस हो, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए क्वेश्चन स्टार्ट्स विद सॉल्यूशन बाय स्टूडेंट्स। अगर उसे लग रहा है कि 2 लाइन में आंसर आ जाए, पहले से दिमाग बिठा के चल रहा है, तो गलत बात है। क्योंकि वो एडवांस का क्वेश्चन है, उसके मार्क्स अलॉटमेंट होंगे, उसको देखने से हो सकता है ऐसा पता लगे कि हाफ ऑफ द पेज कैलकुलेशन करने के बाद वो क्वेश्चन आ रहा है। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं जेईई मेंस में तो किसी क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि उसको आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 लाइन एप्लीकेशन है और 1 लाइन वो सॉल्यूशन है, मतलब 3 से 4 लाइन आता है। लेकिन हम मेडिकल के क्वेश्चन देखते हैं तो वहां 2 लाइन में मैक्सिमम एप्लीकेशन है और लास्ट लाइन में आप सॉल्विंग है। तो आपकी पेशेंस और कॉन्फिडेंस ये बहुत जरूरत है कूल रहने की। इसमें अंतर क्या हो जाता है, जब आप मेडिकल का एग्जाम देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारा टारगेट, क्योंकि मेडिकल में अगर हम बात करें तो फिजिक्स इज द ब्लूज या आप कह सकते हैं कि डेमन फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। केवल वही बच्चे बहुत अच्छा करते हैं जिन्हें फिजिक्स बहुत कंफर्टेबल बना देता है, सहज बना देता है। जिसकी सहज फिजिक्स नहीं है उसको कोई चीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अगर फिजिक्स सहज हो गया तो बायोलॉजी भी आप अच्छा कर पाएंगे और केमिस्ट्री भी अच्छा कर पाएंगे। सो फिजिक्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर दिस। अब इसको पढ़ने के लिए इसमें सबसे पहला पॉइंट कि टारगेट क्या है आपका। आप टारगेट तो कभी डिसाइड ही नहीं करते, शुरू कर दिया तैयारी और टारगेट नहीं डिसाइड करते। टारगेट डिसाइड करेंगे तो वर्किंग प्लान बना लेंगे, वर्किंग प्लान बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि हर चैप्टर में कितना क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है।
लोएस्ट लेवल में क्या कंसेप्ट है, उसी को हाईएस्ट लेवल में कहां तक पहुंच सकता है। अगर हर छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ हम कुछ क्वेश्चन को एसोसिएट करके हम वहीं उसको देखें कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम, लेकिन पहले हमको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अब टारगेट ये 160 प्लस मार्क्स से अगर कोई कम रखता है तो मुझे लगता है कि वो तैयारी मत करना। जब 600 में कहीं अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, इसका मतलब 650 से कम में नहीं मिलेगा। अगर 650 से नहीं कम में मिलेगा, अगर 160 चारों सब्जेक्ट को दे दो तो 640 हुआ। आप ये कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि बायोलॉजी में मैं 360 ले आऊंगा, फिजिक्स 140 में भी काम चल जाएगा? नो, एवरी मार्क्स हैज ओन इंपॉर्टेंस। किसी सब्जेक्ट में क्या टफनेस आ सकता है, क्या स्कोर जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। आपकी प्रिपरेशन 720 की होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में 180 की होनी चाहिए, और हर सब्जेक्ट में टारगेट आपका 160 प्लस से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 160 प्लस का मतलब फिजिक्स में आपके क्वेश्चन 40 नेट करेक्ट होने चाहिए। नेट करेक्ट का मतलब आप रॉन्ग को तो एकदम मिनिमाइज करो। इसका मतलब नीट के एग्जाम में रॉन्ग, नो या 1 इन फिजिक्स, या तो रॉन्ग करिए नहीं, या तो करिए तो एक अलाउड है, क्योंकि आप इंसान हैं तो कहेंगे सर हम सिली मिस्टेक कर सकते हैं तो करिए। लेकिन ये सबकॉन्शियसली ये जो मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक ऐसा होना चाहिए जिसको आपको लगता है कि ये मैं इसको ठीक नहीं कर सकता था। When you come back to home और आपको पता चले कि ये तो बहुत छोटा मिस्टेक कर दिया, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी में बहुत गलती है। गलती तो वहां होना चाहिए जो आपको कन्विंस कर दे कि यार ये हो गया, ये मैं नहीं कुछ कर सकता था। लेकिन ये गलती करके आ जाते हैं कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर हैं। इसका मतलब जब भी आप इंस्टीट्यूट का या नॉर्मल प्रिपरेशन का टेस्ट देते हैं तो रॉन्ग, नो और 1 इन फिजिक्स पे वर्कआउट कीजिए। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पेशेंस के साथ आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहां क्या है, जेईई मेंस में स्पीड उतना मैटर नहीं करता जितना एक्यूरेसी करता है। यहां एक्यूरेसी भी मैटर कर रहा है, स्पीड भी मैटर कर रहा है। पेशेंस, इसमें आपको किसी क्वेश्चन अगर आपको लेंदी मिल रहा है तो वहां आप पेशेंस अपना चेक मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपका टाइम स्पीड पे देखना है, एक्यूरेसी पे देखना है, और आप खुद जानते हो कि ये दोनों के लिए कॉन्फिडेंस, कूल हेडेड, ये आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते एक्यूरेसी स्पीड के साथ। अगर 4 लगातार क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो डोंट थिंक ये 4 डिफिकल्ट आपके लिए, पूरी इंडिया के लिए। यू स्टार्ट द पेपर, यू एंड द पेपर। आप अगर शुरू करते हो फिजिक्स तो आप एंड करो। आप कहां रखते हो फिजिक्स को, ये बाद में बात करेंगे कि किसको पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिजिक्स शुरू करते हैं तो आप कितना भी डिफिकल्ट पेपर है, आप अपने लिमिटेड टाइम में, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्व होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होगा तो आप टाइम कम दो, फिर ताकि आपको बाद में दूसरे सब्जेक्ट पे आसान पेपर होगा तो वहां आपको इजी हो जाए या वापस आ सकते हो। ठीक, वैसे ऐसा होता नहीं है। पेपर वैसा ही बनाया जाता है जिससे कि आप 1 घंटा 5 से 10 मिनट में फिजिक्स के नीट पेपर को आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 1 घंटा में आप जेईई में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा तजुर्बा है कि ऐसे ही होता है। अब किसी ऐसे क्वेश्चन में ऐसा अप्रोच मत लगा लो जिससे तुम्हें कैलकुलेटेड या जो टाइम तुम चाहते हो या जो टाइम एक्सपेक्टेड होना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, तो you leave that question immediately. Don't be emotional. तो कॉन्फिडेंस एंड कूल हेडेड होना है इसके। अब 160 प्लस का हमने टारगेट बना लिया, तो इसका मतलब इसकी वर्किंग प्लान होनी चाहिए। तो वर्किंग प्लान क्या होनी चाहिए, ये हम वर्किंग प्लान सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस चैप्टर। अब फिर आ जाएंगे सब टॉपिक, हम इस पे बात करेंगे। अगर हम ये करते हैं वर्किंग प्लान सब्जेक्ट वाइज, तो हमें अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं। कि हम अगर मान लो मोशन स्टार्ट किया, तो पहला बात होता है कि हम मोशन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मोशन की फंडामेंटल बात क्या है, और मोशंस के फंडामेंटल बात से क्या कोई क्वेश्चन आ सकता है? अगर क्वेश्चन आ सकता है तो उसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? हम जब मोशन के पैरामीटर की बात करते हैं कि भाई फिजिक्स एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है, तो इसका मतलब मोशन में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं।
और वो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या उसकी अमाउंट को सुटेबल यूनिट में लिखना। इसका मतलब सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम फिजिक्स को मेजरिंग साइंस समझते हुए हम लोगों को सबसे पहले उसकी किस बातों पे ध्यान दें, ताकि हम जब फिजिक्स के नॉर्मल चैप्टर शुरू करें, काइनेमेटिक्स या मोशन, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उस एक्सपेक्टेशन के लिए जो पहली प्रिपरेशन है वो है मैथमेटिकल इफिशिएंसी। बच्चे को dy बाई dx पहले पढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि dy बाई dx को लॉजिकली हम किसी क्वेश्चन में कैसे इन्वॉल्व करें। आप उसको स्लोप समझते हैं, ठीक, लेकिन फिजिक्स जो है, अगर मेजरिंग साइंस है तो नोटिस करो आपको लगेगा कि पूरी फिजिक्स, छोटे क्लास में जो हम रेट पढ़ते थे, रेट का मतलब होता है इन यूनिट अमाउंट, इन यूनिट सेकंड में कोई चीज निकालो, इन यूनिट डिस्टेंस में कोई चीज निकालो, ठीक, यूजुअली इन यूनिट टाइम एंड यूनिट डिस्टेंस में ही हम यूजुअली निकालते हैं। जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां देखेंगे कि यूनिट चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो तो आपको लगेगा कि पूरी फिजिक्स मैथमेटिकल है, मेजरिंग साइंस है, लेकिन इस मेजरमेंट में जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रहा है वो रेट है। और आप सब जानते हो कि रेट दो टाइप का होता है। अब 4 गो मैंगो मिल रहा है इतने रुपए में, तो एक मैंगो का रेट तो निकाल लिया, लेकिन अगर मान लो कोई क्विंटल में मैंगो मिल रहा है तो पर मैंगो का कोई रेट नहीं निकाल पाएगा। तो ये आपको देखना है कि जो आप रेट निकाल रहे हो वो रेट किसी कॉन्टिन्यूअस अमाउंट के लिए, जहां कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रहा, तो वहां आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, और जहां डिस्क्रीट वेरिएशन है वहां बिना कैलकुलस का होगा। इसका मतलब अगर मैथमेटिकल इफिशियंसी आपकी ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जेईई मेंस वालों से, लेकिन इंजीनियरिंग के बजाय मेडिकल वाले बच्चे इस पे कैसे फोकस करें। और एग्जैक्टली मैथमेटिकल इफिशियंसी का मतलब ये कि जब हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का, तो हमें पता होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिजिक्स में हम कहां इस्तेमाल करें और क्या सोच के इस्तेमाल करें। S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हर बच्चा को पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s हर बच्चा को पता है 9th क्लास में। क्या ये दोनों में डिस्प्लेसमेंट और टाइम SUT हाफ at स्क्वायर में है, और v और s किस में है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s में। आप इसको अगर गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलता जुलता नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली है। एक वेरिएबल का डबल पावर, दूसरे का सिंगल पावर, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं 9th क्लास में। क्या हम उस 9th क्लास के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग देखें कि x के वेरिएशन से y कैसे वेरी कर रहा है, तो टाइम के वेरिएशन से डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन आ जाएगा। और यहां कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, मैथमेटिक्स का स्किल सीखना है, मैथमेटिक्स का हमें लॉजिक डेवलप करना है। आप हमको बताइए कि अगर हम y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मैथमेटिक्स को डिस्कस करें, तो वहीं पे हमें पता हो जाना चाहिए कि फिजिक्स में खास करके जो 9th या 10th में अगर कोई इक्वेशन आया है तो हम उसे कैसे यूज करें। और जब हम 11th 12th का करेंगे तो हमें पहले से पता होगा कि भाई इसका तो यूज होगा। अपने दिमाग में भी बिठा के रखना है कि कोई पैराबोला बना देगा और उस पैराबोला में एक तरफ x लिख देगा, दूसरी तरफ t लिख देगा, पता चलेगा उसकी एक्सीलरेशन निकालो, उसकी वेलोसिटी निकालो। यार पहले से पता तो हो कि x मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर रिलेशन है और वो पैराबोलिक है तो उसमें पैराबोला पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आईआईटी की पैराबोला नहीं पढ़ने की जरूरत है। हमें मैथमेटिक्स की उस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन जाननी है। तो मैथमेटिकल इफिशियंसी, और आई डोंट थिंक कि इट नीड्स मोर देन 10 to 15 आवर्स। 10 से 15 घंटा अगर अच्छे से किया जाए तो एक बच्चा फिजिक्स में अप टू एनी लेवल, इवन फॉर आईआईटी एडवांस, उसे मैथमेटिकली कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो पहला पॉइंट, हमको मैथमेटिकल इफिशियंसी पे वर्कआउट करना चाहिए। इसको भी हम सब्जेक्ट, चैप्टर और सब टॉपिक में एप्लीकेशन के साथ जोड़ेंगे, ठीक। दूसरा पार्ट हमारा है इसका वेक्टर। क्यों वेक्टर है? क्योंकि जब आप जानते हैं कि फिजिक्स की साइंस और मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट में तो नेचुरल बात है कि हमें किसी भी सबस्टांस का कोई भी अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट के लिए स्टैंडर्ड चाहिए।
आप बाजार जाकर के केजी में चावल लो, और आप कहीं डिस्टेंस ट्रैवल करो तो किलोमीटर में डिस्टेंस बोलो। अगर आप किलोमीटर छोड़ दो या किलोमीटर केजी लगा दो या केजी की जगह किलोमीटर लगा दो, तो ये तो मीनिंगलेस बात हो जाता है। इसका मतलब एक छोटी सी बात ये है कि फिजिक्स से साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो जब हम मैथमेटिकल इफिशियंसी की बात करते हैं तो हम आते हैं मेजरमेंट पे। तो मेजरमेंट पे क्या क्या हो सकता है आप बताइए। मेजरमेंट पे तो दो बात हो सकती है, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन की जरूरत हो। क्योंकि 10th क्लास तक प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई सीखते हैं, लेकिन 11th 12th में फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ और ऑपरेशन की जरूरत होती है। उस ऑपरेशन को हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस इंक्लूड कर लेते हैं, या कुछ और भी बातें हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे। तो मेजरमेंट्स में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो नॉर्मल चीजों को ऐड करना, नॉर्मल का मतलब ऐसी चीजें जिसको ऐड करने में सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको टारगेट बता दिया, हम आपको कहा कि हर चैप्टर में, हर टॉपिक में एक वर्किंग प्लान होना चाहिए, एंड दैट वर्किंग प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम द डे 1 वी हैव मेड योर माइंड टू अपीयर इन आइदर इन जेईई मेंस और मेडिकल। अगर हम ये पहले ही दिन अपनी वर्किंग प्लान पे वर्कआउट कर लें और हम इसी अकॉर्डिंगली में चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि हम पहला चैप्टर पढ़ा दिया तो पहले चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप किसी लेवल में अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि मेरा टारगेट और वर्किंग प्लान इस तरीके से कोहेरेंट हो कि वो दिखे जब हम क्लास लें, जब हम उस पर वर्कआउट करें तो आपको दिखना चाहिए। और ये दिखेगा और आपको एक दो चैप्टर करते करते ऐसा लगेगा कि वाकई में हम जो टारगेट पहले ही डिसाइड किया उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो हम बात पहले फिजिक्स का कर रहे थे, तो आपको मैंने कह दिया कि भाई इसमें क्या बना है कि भाई स्टडी टारगेट और वर्किंग प्लान में सबसे पहले आपको मैंने कहा कि भाई आप सबसे पहले मैथमेटिकल इफिशियंसी पे काम कीजिए, मैथमेटिकल इफिशियंसी और स्किल पे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब हम मैथमेटिकल स्किल और इफिशियंसी को वर्कआउट करेंगे टू यूज इन फिजिक्स, तो बहुत आपको ये फील होगा कि हम एक्चुअल में फिजिक्स करते हैं। और जब ये आपको आ जाएगा, नेचुरल बात है कि हम अगला क्लास में इसकी अलग वीडियो, इसके लिए हम अलग एक क्लिप बना देते हैं, जो कि मैं अभी तक कहीं पर भी इस तरीके से बच्चों को मैथमेटिकल इफिशियंसी और स्किल में जहां मुझे कमी दिखा है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, खास करके नीट वाले बच्चों को, इन बच्चों को क्या है कि जो बच्चा 11th में है उन्हें मैथमेटिकल इफिशियंसी और स्किल डेवलप करने में समय इसीलिए लगता है क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स पढ़ के डेवलप करेंगे तब फिजिक्स शुरू करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 11th गोइंग बच्चों के लिए तो नीट मेडिकल के बच्चों के जैसा ही मैथमेटिकल इफिशियंसी और स्किल पे काम करना चाहिए। दैट विल टेक 10 to 15 आवर्स। अगर 10 से 15 घंटा आप वर्क कर लें तो आपकी मैथमेटिकल स्किल इक्विवेलेंट हो जाएगी उस बच्चों से जो बच्चा आईआईटी तैयारी करता है और फिजिक्स सॉल्व करता है। आप बायोलॉजी तैयारी करते हैं, बायोलॉजी या मेडिकल के लिए करते हैं, और आपकी फिजिक्स में मैथमेटिकल्स कहीं प्रॉब्लम्स है। अब आप देखिए इसका मतलब इसमें भी हम बात करते हैं 11th के लिए, तो ये मैथमेटिकल इफिशियंसी जरूरी है। जब हम इफिशियंसी की बात करें तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन एंड थिंकिंग, इसकी बात हम कर रहे हैं। आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको मैथमेटिक्स की यूजेस बता रहे हैं, हम उसकी थिंकिंग बता रहे हैं कि हाउ यू यूज इन ए पर्टिकुलर चैप्टर। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है मेजरमेंट। क्योंकि फिजिक्स में सारी चीज मेजरमेंट है। आप कोई भी घटना पढ़ोगे तो मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट का मतलब होता है टू फाइंड द अमाउंट। अब किसका अमाउंट? अगर मान लो कोई अमाउंट सबस्टांस का निकालते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि भाई ये मास है। अगर कहीं आप फोर्स का अमाउंट निकालते हैं, फोर्स का अमाउंट का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिसको पुश और पुल कर रहे हैं उसमें क्या चेंज लाना चाहते हैं, और आप जो चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए जो आपको अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ फोर्स का भी न्यूमेरिकल वैल्यू डिजिट में होगा, विथ डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट में फिजिक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट है। इसीलिए इस मेजरमेंट चाहे वो इनका मेडिकल वाले का हो चाहे जेईई मेंस का हो, दोनों को पहले इसको वर्कआउट करेंगे कि आप नोटिस करो कि इस मेजरमेंट में हमें दो बात ध्यान रखना है।
पहला बात ध्यान रखना है कि हम जिस अमाउंट को मेजर कर रहे हैं वो अमाउंट हम किस स्टैंडर्ड में मेजर कर रहे हैं। ठीक, अगर हम पानी को मेजर करते हैं बकेट से और उसी को ग्लास से, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग बताना पड़ता है। नहीं, 100 ग्लास 100 ग्लासेस अगर वाटर है और पता चला कि वो 1 बकेट में आ रहा है, तो आप 1 बकेट बोलते हो तो बकेट इज व्हाट? बकेट इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू मेजर द यूनिट अमाउंट, और यू मे कॉल इट एज ए स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे ये पता मेजरमेंट के लिए सबसे पहला जरूरी है कि अमाउंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हमें सबसे बड़ा जरूरी है उसका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब उसका यूनिट अमाउंट, और ये सारा हम लॉजिकल तरीका से पढ़ेंगे, रखना नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी रखना नहीं। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखो, स्टैंडर्ड देखो, आपको यहां पता चल जाएगा कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पे हमें 2 बात ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो कितना एक्यूरेट है या उसमें एरर कम से कम, क्योंकि साइंस ऑफ मेजरमेंट में एक्यूरेसी पे काम करना है। तो जब एक्यूरेसी पे काम करिएगा तो आपको एरर तो बताना पड़ेगा, कितना भी एक्यूरेट होगा एरर तो बताओ। इसका मतलब हमें इस एक्यूरेसी के लिए कुछ बातें डिस्कस करना है, जिस बात में हमें यह देखना है कि हम किसी भी गिवन अमाउंट को कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम मेजर करें ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी हो। मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड मिनिमम एरर पे हम वर्कआउट करेंगे। तो इसके लिए हम इस चैप्टर को ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूनिट, और यूनिट में नेचुरल बात है कि यूनिट का कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम होगा। जैसे अब मान लीजिए कि लेंथ है तो मीटर में लिखते हो, सेंटीमीटर में लिखते हो, किलोमीटर में लिखते हो, फीट में लिखते हो। तो आप हर यूनिट अमाउंट को अलग अलग सिस्टम में अलग अलग अमाउंट है उसका, लेकिन उसको सिंबॉलिकली हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो इसका मतलब यूनिट एंड डायमेंशंस। इसका मतलब हमें ये 2 चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तब हमारे पास जरूरत पड़ेगी किसकी? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट या कोई और भी मैथमेटिकल बातें, इस ऑपरेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है या उसके कोई और ऑपरेशन मैथमेटिक देखना है। तो इसके लिए मुझे एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो 3rd है, दैट इज वेक्टर। अगर हम इस तीनों पे वर्कआउट करते हैं, इसका मतलब वी हैव मेड आवर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू बिगिन द फिजिक्स, टू अचीव द टारगेट इन चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज। एंड आई एम श्योर कि इफ यू विल फॉलो दिस वे यू विल गेट not less than 160 and you might get 180। तो फिजिक्स की जो ब्लूज है, जो घबराहट है नीट में, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट केवल नहीं है, फिजिक्स में सहज होना, फिजिक्स में खूब मार्क्स आना, ये फ्रॉम बिगिनिंग से जरूरी है, जो आपको एक हाईली मोटिवेशन देगा नीट के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए। खास करके इंजीनियरिंग वालों के लिए तो फिजिक्स बहुत अच्छा होना उनके कैरियर के लिए भी जरूरी है, इनके लिए तो इंट्रेंस टेस्ट पहले जरूरी है। तो आज हम यही बात करेंगे, फिर शुरू करेंगे इसके पहले से दूसरे ऑर्डर वाइज हम क्लिप बनाएंगे इस तीनों का। तो आज इतना ही रखते हैं।